नमस्कार, पेश है इस हफ्ते का मुकाबला। मैं एक ऐसे विषय पर आज प्रोग्राम कर रहा हूं जिसपे डेफिनेटली किसी भी सूरत हाल में मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, इसलिए थोड़ा एक्सपर्ट से बात करके और पढ़ के जानकारी हासिल करके मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूं। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि जब इस विषय को मैंने अपने दूसरे कार्यक्रम न्यूज पॉइंट में उठाया था तो आप लोगों का बहुत फीडबैक आया। बहुत सारे लोगों ने अपने सुझाव लिखे, बहुत सारे लोगों ने अपनी तकलीफें लिखी। इसीलिए मैंने तय किया कि इसको वापस उठाना बहुत ज़रूरी है। मसला इस सेलफोन से जुड़ा हुआ है। आप सब जानते हैं, इस पर हम बातचीत जब करते हैं तो ये कॉल ड्रॉप हो जाती है, यानी कि बातचीत करने के बीच में कॉल बंद हो जाती है। आप सब लोग इस बात से बड़े विचलित होते हैं, बहुत इरिटेट होते हैं, लेकिन इसका पूर्णतः कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। हमारे साथ आज जो पैनल मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। मेरा पहला पॉइंट है कि ये कॉल ड्रॉप, मेरा पहला पॉइंट है ये कॉल ड्रॉप क्यों होता है। मेरा दूसरा पॉइंट है क्या इसे कभी भी रोका जा सकता है। जो रिसर्च और जानकारी बता रही है वो ये कहती है कि जो बैंडविड्थ होता है किसी भी टेलीफोन कंपनी के ऑपरेट करने के लिए, उस पर दबाव बहुत ज़्यादा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से ये कॉल ड्रॉप होता है। तीसरा पॉइंट बड़ा दिलचस्प है। बहुत सारी रिसर्चेज ये कहती है कि इसमें कंज्यूमर की भी बहुत बड़ी गलती होती है, यानी कि आपकी और मेरी गलती होती है, टेलीफोन इस्तेमाल करने वालों की गलती होती है। कुछ और जानकारियां मुझे मिली हैं, इसलिए यहाँ पर जो पैनल मौजूद है बहुत गौर से ध्यान से इनको सुनिएगा। इनसे भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि सुनने वालों के लिए इसको सरल बनाएं। ये आज के आधुनिक जीवन का मसला है और ये आधुनिक जीवन जो है वो मोबाइल फ़ोन के बगैर अधूरा है, वो चल नहीं पाता है। फ़ोन्स, मैंने पहले भी कहा था, बहुत स्मार्ट हो गए हैं, लेकिन क्या उनकी बुनियादी सुविधाएं अभी भी आपको हमको तकलीफ दे रही हैं। सबसे पहले मैं आपको रवि प्रसाद साहब से मिला चाहूँगा, जो एक टेलीकॉम कंसल्टेंट हैं। उनके साथ यहाँ पर राकेश भटनागर साहब मौजूद हैं, जो कि फॉर्मर एडवाइज़र रहे हैं TRAI के। TRAI की बहुत बड़ी भूमिका है। ये मसला सुप्रीम कोर्ट में गया है, उसके डिटेल्स में बाद में आऊँगा। अनिल कुमार साहब मौजूद हैं, जो कि टेलीकॉम वॉचडॉग हैं, टेलीकॉम के ऊपर लिखते हैं, उसे समझते हैं। साथ में हमारे TR दुआ साहब मौजूद हैं, जो कि टावर और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन जो है उसके डायरेक्टर जनरल हैं। टावर्स की भूमिका क्या होगी, ये सब बताता चलूँगा, और कहीं पर मुझसे कोई गलती हो जानकारी की तो ये एक्सपर्ट हैं, ये उसमें सुधार करेंगे। और विराग गुप्ता साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि वकील हैं और इन्होंने इस मसले पर हाई कोर्ट में अपनी दलीलें रखी थी। पहला पॉइंट बिल्कुल सीधा है आपके समझने के लिए। मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा बहुत जानकारी के कार्यक्रम में तब्दील हो जाएगा, लेकिन कोई मुझे दो राय नहीं है। कॉल ड्रॉप होता क्यों है, क्यों होता है ये कॉल ड्रॉप? प्रसाद साहब। नहीं, ये तो भौतिकी के कई कारण हैं और TRA ने खुद एक निरीक्षण किया था जिसके अनुसार सिर्फ 8% कॉल ड्रॉप ये सेवा प्रबंधक के कसूर के हैं, जो नेटवर्क फॉल्ट्स हैं, जो नेटवर्क फॉल्ट्स हैं। और जैसे आपने कहा था कि 37% वो कंज्यूमर की वजह से, वो कंज्यूमर की वजह से है, क्योंकि या तो कॉल्ड पार्टी या रिसीविंग पार्टी दोनों या तो किसी इमारत के अंदर हैं, इंडोर कवरेज है, या हैंडसेट की वजह से, ब्रह्मणी श्रावित्र की वजह से। और इसमें ये UK रेगुलेटर ऑफकॉम ने अभी एक निरीक्षण किया था 3 महीने पहले, जिसमें कई सारे कारण कॉल ड्रॉप ये हैंडसेट के वजह से होते हैं, क्योंकि ये जो 4G या 3G हैंडसेट, उनकी संकेत सिग्नल रिसेप्शन कैपेबिलिटी वो 2G हैंडसेट, पुराने 2G हैंडसेट की तुलना में सिर्फ 10% से 15% है। वो पुराने जो हैंडसेट थे उनके बहुत अच्छी ध्वनि क्वालिटी होती थी, और ये तो आधुनिक हैंडसेट की वजह से भी कॉल ड्रॉप्स होते हैं। ठीक। सर, वजह क्या है? मैं आपको बिल्कुल जो बेसिक है, आपने कहा सरल भाषा में, जो कि पब्लिक समझ सके, लोग समझे। तो हाँ, समझ सके। सब ये सारे नौजवान आज के मतलब इसमें से आज के एक पूरी जनरेशन है
जो मोबाइल फोन के युग में पैदा हुई है। हाँ जी, तो मैं ये लोग इस्तेमाल करते हैं और सब ये स्मार्ट नौजवान हैं, स्मार्टफोन यूज कर रहे थे, इनको समझना चाहिए। इसीलिए इन लोगों का इतना मुझे फीडबैक आया, मैंने इन्हें फीडबैक में इनको लिखा भी कि भाई मैं विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन विशेषज्ञों को बुलाकर जरूर कार्यक्रम करूंगा। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से चलना चाहूँगा जिसको कि सारे आपके दर्शक और जो यहाँ प्रस्तुत हमारे साथी लोग हैं वो भी सब समझ पाएंगे जी। आप एक स्कूल को लीजिए, स्कूल में 100 विद्यार्थी हैं और आपने उसका विद्यार्थियों के पास होने के लिए आपने स्कूल के लिए एक आपने परसेंटेज रखा कि पूरे सभी विद्यार्थियों को 100 विद्यार्थियों की एवरेज जो प्रतिशत है वो 60% होनी चाहिए कम से कम। इंडिविजुअल स्टूडेंट के लिए आपने रखा कि उसको मिनिमम 40% अचीव करना चाहिए। आप इसको निर्धारित आप 90% पे भी कर सकते थे, क्योंकि किसी भी क्लास में एक्चुअली कुछ स्टूडेंट्स जो है 40% स्कोर करते हैं, कुछ जो है 80% स्कोर करते हैं। और ये जो आपने मापदंड निर्धारित किया, ये मापदंड आपने 1 वर्ष के लिए निर्धारित किया, दैट यू आर गोइंग टू एवरेज ओवर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। राइट। अगर इसको एक स्टूडेंट ने जनवरी, फरवरी, मार्च में ही जस्ट स्कोर्स 20%, next 3 months में he scores 40%, next 3 months he scores again 40%, and in the last 3 months he scores 60%. तो उसका एवरेज तो 40% आ जाएगा। एंड जो हमने मापदंड निर्धारित किया उसके बेसिस पे दैट स्टूडेंट पासेस। लेकिन क्या उसका परफॉर्मेंस अच्छा है या नहीं है, दैट इज अ डिबेटेबल क्वेश्चन। इसी तरह जो है कुछ स्टूडेंट्स ने 40 स्कोर किया, किसी ने 50 स्कोर किया, किसी ने 60 स्कोर किया, एंड देयर आर सम स्टूडेंट्स हु आर स्कोरिंग इवन 80 एंड 90% आल्सो। तो एवरेज जो है आपका 60% भी आपने अचीव कर लिया। So same thing actually translates into the operators telecom network also. So there you are having multiple towers are there जिनमें की BTS लगे हुए हैं। ऑपरेटर को जो लाइसेंस दिया गया है वो दैट इज गिवन फॉर द होल ऑफ द सर्कल। जैसे मान लीजिए आपको पूरे राजस्थान के लिए आपको लाइसेंस दिया हुआ है और उस ऑपरेटर के 10,000 उसके BTS पूरे राजस्थान में लगे हुए हैं। सम आर लोकेटेड इन अर्बन एरिया, सम आर लोकेटेड इन रूरल एरियाज। जो आप नेटवर्क डिजाइन करते हैं अर्बन एरिया का और रूरल एरिया का, नेटवर्क की डिजाइन जो है सेम टाइप का नेटवर्क होता है, कैपेसिटी जो है सेम होती है। रूरल एरियाज में आपका ट्रैफिक जो है काफी कम होता है, तो वहां पर कंजेशन की कंडीशंस जो होने की संभावना काफी कम होती है। लेकिन अर्बन एरियाज में कंडीशंस जो है वो उससे विपरीत होती हैं। वहां पर फ्रॉम टाइम टू टाइम ट्रैफिक जो है काफी ज्यादा बढ़ जाता है। दिल्ली में फॉर एग्जांपल आप देखिए कि साउथ एक्सटेंशन में शाम के समय पर लॉट ऑफ कार्स आर स्टक अप इन अ ट्रैफिक जैम। तो कॉल कंप्लीशन जो है उस टाइम पर काफी कॉल्स जो है, क्योंकि ट्रैफिक जरूरत जितना नेटवर्क हैंडल कर सकता है उससे ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, आपके पास रिसोर्सेज की कमी है, तो कॉल जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट पूरे 24 घंटे में, क्योंकि लाइसेंस में जो TRAI ने जो क्वालिटी ऑफ सर्विस का मापदंड जारी किया है उसमें 2% कॉल ड्रॉप अलाउ करी गई है। हाँ, ये पॉइंट क्लियर है कि 2%। बट what is more important is that is required to be averaged over a period of all the 24 hours spread over 30 days. ठीक है। तो रात के समय में there may be many pockets in the network जहां पे कोई नहीं, लेकिन मेरा सवाल बड़ा सीरियस है। मैंने आपको पूरा समय दिया अपनी बात एक्सप्लेन करने का सर, लेकिन कॉल ड्रॉप होता क्यों है सबसे ज्यादा? सर उन्होंने कहा कि आज के नए युग के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी वजह से भी होता है। मूल कारण क्या है? मूल कारण जो है, अगर ऑपरेटर्स जो हैं अपने नेटवर्क का पूरा मेंटेनेंस प्रॉपर करें, हाँ, सो जो कॉल ड्रॉप की प्रॉब्लम जो है वो समस्या नहीं होगी। सर प्रॉब्लम है, आपको समझना है टोटल क्या प्रॉब्लम है। 5 वजह है इसकी कॉल ड्रॉप्स होने की। कॉल ड्रॉप्स, एक तो जब हम कॉल अटेम्प्ट करते हैं तो कंट्रोल चैनल रिजर्व हो जाता है। अगर कंट्रोल चैनल अवेलेबल ही नहीं है तो वो कॉल मिलेगी नहीं, आगे नहीं जाएगी। फिर कॉल जब मिल जाती है तो उसका ट्रैफिक चैनल रिजर्व होना चाहिए। अगर नहीं हो पाएगा तो वो भी नहीं मिलेगी। अगर कॉल मिल गई, खुदा न खास्ता मिल गई, तो कॉल रिटेन करनी चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब तक आपकी कम्युनिकेशन चलती रहे। और अगर आप स्टेशनरी हैं तो तब भी आपको कॉल चलती रहनी चाहिए, रिटेन रहनी चाहिए। अगर आप मूव कर रहे हैं तो एक BTS से दूसरे BTS में जाने के लिए हैंडओवर बोलते हैं हम इसको, हैंडओवर करनी चाहिए कॉल, बिगर कटे।
मैं जा रहा हूँ इस बीटीएस से दूसरे बीटीएस एरिया में मूव कर रहा हूँ, तो कॉल हैंड ओवर होनी चाहिए। अगर दूसरे बीटीएस में चैनल अवेलेबल नहीं है किसी वजह से, तो कॉल हैंड ओवर नहीं होगी, या कवरेज प्रॉपर नहीं है, ओवरलैपिंग नहीं है, तो कॉल ड्रॉप हो गई। पांचवी वजह है उसमें वॉइस का जो नॉइज़ है, वॉइस की क्वालिटी ठीक नहीं मिलेगी अगर आपको नॉइज़ आएगी किसी वजह से, इंटरफेरेंस की वजह से, तो कॉल ड्रॉप होगी। ये 5 वजह हैं कॉल ड्रॉप होने की। मेन मुद्दा आता है कि क्या जो ऑपरेटर है वो मेंटेनेंस प्रॉपरली कर रहा है या नहीं कर रहा है, अपग्रेड कर रहा है या नहीं कर रहा है। मेन मुद्दा वहीं पे आके अटक जाता है। स्पेक्ट्रम, वो बोलते हैं कि स्पेक्ट्रम कम है, स्पेक्ट्रम की कोई कमी नहीं है, स्पेक्ट्रम लेना ही नहीं चाहते वो अवेलेबल है गवर्नमेंट के पास। जुलाई में ऑक्शन हो रहा है तो फिर से ले लें स्पेक्ट्रम, और तो स्पेक्ट्रम की कोई कमी नहीं है। बोलते हैं कि टावर रेजिडेंस पे नहीं लगाने देते, रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन के परमिशंस नहीं मिलती हैं, तो वहाँ टावर की कमी है, कवरेज नहीं दे पाते। मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई एक्सक्यूज है। पिछले 3 साल से 4 साल से मैं यही सेम बात सुनता जा रहा हूँ। उनको कोई समस्या का समाधान निकालना चाहिए। आज की डेट में गवर्नमेंट कॉरपोरेशंस वगैरह भी अलाउ कर रही है। तो आप दोनों लोगों ने एक कॉमन पॉइंट रखा, आपने और आपने, खराब मेंटेनेंस ऑपरेटर की, खराब मेंटेनेंस। बिल्कुल, कोई मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि रेडियो नेटवर्क अनलाइक फिक्स लाइन नेटवर्क है, एक बार लगा दिया तो तारें बिछी हुई हैं और चलती रहेंगी। रेडियो नेटवर्क है, आपको हमेशा ही आरएफ ऑप्टिमाइजेशन करता रहना पड़ेगा, चाहे एक टावर लगा दिया नया या उखाड़ के दूसरी जगह लगा दिया। एग्जिस्टिंग जो नेटवर्क है, पूरा इकोसिस्टम, और दूसरी एग्जिस्टिंग टावर्स का भी आपको रीट्यून करना पड़ेगा, उसकी पावर को एडजस्ट करना पड़ेगा। एक कंटिन्यूस एक्टिविटी है जो ऑपरेटर को करते रहना चाहिए, वो करते नहीं है। सर, आपके हिसाब से कॉल ड्रॉप होती क्यों है? ये नमस्कार एवरीबॉडी। आपका पहला सवाल जो था ना कि कॉल ड्रॉप होती क्यों है, जी, बड़ा अच्छा सवाल है। हाँ, मैं आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन व्हाट जजमेंट केम एंड व्हाट आर दोस। सही बात। मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम में कहा है, मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूँ। कमिंग फ्रॉम द इंफ्रास्ट्रक्चर साइड, व्हेन आई से इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें टावर, बैटरीज, फाइबर सब आता है इसमें। रियल इशू जो है उनको फिक्स करना वो बहुत ज़रूरी है। व्हेन आई से कि रियल इशूज़ क्या है, अब भले ही स्पेक्ट्रम दे दीजिए, आपने स्पेक्ट्रम दे दिया, पर स्पेक्ट्रम देने के बाद देयर इज ए प्रॉब्लम आती है, साइट नहीं मिलती है। साइट नहीं मिलती है तो इसमें 3 तरह की प्रॉब्लम आ गई। जैसे CBD, इसको बोलते हैं सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, जैसे आपका ये नेहरू प्लेस है, चांदनी चौक है, कनॉट प्लेस है, इसमें टावर नहीं लग रहे। दूसरा, आप एक केस ले लीजिए, जैसे मुंबई में चले जाइए, नारीमन पॉइंट पे आपको जगह ही नहीं मिल रही, परमिशन ही नहीं मिल रही। और दूसरा, एलिज्ड फियर है कि रेडिएशन आती है। हाँ, मैं आने वाला था उस पॉइंट पे कि टावर से रिलेटेड रेडिएशन की जो थ्रेट्स है। मैं आपको एक ग्लोबल एग्जांपल देता हूँ। हाँ, मेंटेनेंस की प्रॉब्लम इन्होंने कही, मेरे ख्याल से वो इतनी सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। स्पेक्ट्रम जो है अभी काफ़ी हद तक ठीक स्पेक्ट्रम है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट भी लगाई गई है। मैं ना उनकी साइड ले रहा हूँ ना उनकी साइड ले रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम इंडिपेंडेंट बैकग्राउंड। आई गिव यू वन ग्लोबल एग्जांपल। जैसे शंघाई की एग्जांपल ले लीजिए। शंघाई में देयर आर लेस देन 500 कस्टमर्स पर टावर। आई एम जस्ट सेइंग लेस देन 500 से कम कस्टमर हैं एक टावर के ऊपर। ठीक है। एंड दिल्ली में 5000 प्लस कस्टमर ऑन 1 टावर। इसमें ये नहीं है कि आपका स्पेक्ट्रम भी नहीं है, इसमें है कि साइट ही नहीं मिलती, साइट लगाने भी नहीं देते। मल्टीपल लेवीज है, मल्टीपल क्लियरेंसेज है, वो लगाने नहीं देते। अब ये तो प्रॉब्लम और सीरियस है। अगर आप चले जाइए अपना बॉम्बे, इसे और भी सीरियस प्रॉब्लम है। दूसरी है, अब चले जाइए चाइना में 100% टावर्स जो हैं फाइबर से कनेक्टेड है। इंडिया में पता कितने हैं? 20%। क्यों नहीं करेक्ट? आप मुझे ये क्वेश्चन पूछेंगे, सब पढ़े लिखे बच्चे बैठे हैं, क्यों नहीं है? कि राइट ऑफ वे नहीं मिलता। कैसे लगाओगे? फाइबर तो मैंने लगानी है ना, तो राइट ऑफ वे नहीं मिलता। तो वो कनेक्टिविटी ही नहीं बैठ पा रही है। आप कह रहे हैं कनेक्टिविटी नहीं बैठ रही, टावर नहीं लगाने देते, लोकेशन नहीं देते, क्लियरेंस नहीं देते टाइम पे, टाइम बाउंड क्लियरेंस नहीं है जहाँ। ठीक है, मैं समझ गया सर आपको पॉइंट। विराग गुप्ता, जो आपने इन लोगों को सुना, ये सब इंडस्ट्री से जुड़े हुए, इंडस्ट्री के अलग अलग पहलू से जुड़े हुए एक्सपर्ट है, आप एक वकील है, आपको भी लगता है कि यही कारण है जो कॉल ड्रॉप होती है?
ये सारे कारण हैं, मैं इसको दो तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। पहला कारण है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके दो पहलू हैं। पहला पहलू है टावर्स और दूसरा पहलू है स्पेक्ट्रम। टावर्स में क्या हो गया, ये कॉल ड्रॉप की समस्या सिर्फ पिछले 2 सालों से पैदा हुई है। क्यों पैदा हुई है? क्योंकि मोबाइल के जो ग्राहक हैं उनकी संख्या बढ़ी है और उसकी तुलना में कंपनियों ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास नहीं किया। ये मोटी समस्या है। यहाँ पर 50 लोग बैठे हैं और 50 गिलास पानी है, और अगर 80 लोग आ जाएंगे और आप अगर 50 गिलास ही रखेंगे तो बाकी 30 को तो पानी नहीं मिलेगा ना। ये समस्या है जिससे मोबाइल कंपनियां भागना चाह रही हैं। टावर में मुख्य समस्या ये है कि टावर्स के लिए मोबाइल कंपनियां परमिशन नहीं लेती हैं, वो इलीगल हैं, रेडिएशन के खतरे हैं। पर जो लाइसेंस दिया गया है ये मोबाइल कंपनियों की जिम्मेदारी है कि वो उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। ये पहली लेकिन दिक्कत है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी जब हाल वाले मसले में कोई भी हर्जाना लगाने से मना कर मैं हर्जाने पे उसमें हम बाद में आएंगे। पहले कारण पे जाते हैं कि कारण क्यों होता है। दूसरा कारण स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम को मोबाइल कंपनियां क्या कर रही हैं कि उनको कॉल में ज्यादा पैसा नहीं मिलता, तो वो स्पेक्ट्रम को ज्यादा महंगी चीजों में इस्तेमाल कर रही हैं। ये हो गए कारण। इसके पक्ष इसके 3 हैं। जब हम मोबाइल से बात करते हैं तो एक होता है जहां पे आउटगोइंग नेटवर्क होता है जहां से हम कॉल कर रहे हैं, दूसरा इनकमिंग नेटवर्क होता है जहां से कॉल रिसीव हो रही है, और तीसरा मोबाइल फोन इंस्ट्रूमेंट होता है। ये पूरी दिक्कतों को समझते हुए जो ट्राई ने एक 4 सितंबर को एक कंसल्टेशन पेपर इशू किया और लोगों से, मोबाइल कंपनी से बोला कि भाई कॉल ड्रॉप हो रही है, आप बताइए कैसे करें। उनको 2 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन ये दिया कि जब भी कॉल ड्रॉप हो आप उसमें पैसे नहीं चार्ज करेंगे। उन्होंने कहा हम कैसे, इसको बड़ा हमको दिक्कत पड़ जाएगी। उनको दूसरा ऑप्शन ये दिया कि आप ऐसा करिए, आप लिमिटेड लाइबिलिटी करिए, तो 1 रुपए पर कॉल के हिसाब से 3 रुपए की लिमिटेड लाइबिलिटी उनको कर दी गई। उसके हिसाब से 16 अक्टूबर को ऑर्डर निकाल दिया गया। उसके बाद मोबाइल कंपनियां गईं और कहने लगी कि नहीं, हमारे ऊपर बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी, हमारे ऊपर 57,000 करोड़ रुपए का बर्डन आएगा। तो ट्राई ने उनको और रियायत दे दी। उनको कहा कि जब आउटगोइंग नेटवर्क से दिक्कत आएगी तभी आपको कॉल ड्रॉप माना जाएगा, अगर इनकमिंग नेटवर्क से आएगा तो आपको कॉल ड्रॉप नहीं माना जाएगा। पहले नंबर पे उनको सहूलियत दे दी कि 3 रुपए का, दूसरे नंबर पे सहूलियत दे दी इनकमिंग का, और जब मामला उसके बाद जब सहमति से हुआ तो आप कोर्ट क्यों गए और कोर्ट में जाके ये बता दिया कि साहब हम तो ये फैसला कर ही नहीं सकते कि आउटगोइंग है इनकमिंग है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ये पूरा मामला एक गलत तरीके से पूरा वो किया गया है, जहां पर ठीक है सर, मैं मिस्टर प्रसाद को वापस लाऊंगा यहाँ पर। उसके बाद ये जो टेलीकॉम कंपनीज अपना मेंटेनेंस ठीक से नहीं करती, क्या ये बात सही है? हाँ, इससे मैं थोड़ा बहुत सहमत नहीं हूँ जो अनिल जी बोले थे, क्योंकि क्या होता है ना, एक कारण जो है दिल्ली, मुंबई और ये चेन्नई में सन 1994 में पहले लाइसेंसेस दिए थे और वो 20 साल के लाइसेंसेस थे, तो वो 2014 में एक्सपायर हो रहे थे। अब क्या हुआ, द लॉजिकल थिंग दैट द गवर्नमेंट शुड हैव डन इज टू एक्सटेंड द लाइसेंसेस ऑन सर्टेन गिवन टर्म्स एंड कंडीशंस। लेकिन उच्च न्यायालय ये 2G स्कैम घोटाले की वजह से सारे लोग इतने डर गए, और सुप्रीम उच्च न्यायालय ने बताया था ना कि कि पूरे विद्युत चुंबकीय वर्णाक्रम का नीलाम होना चाहिए, the entire spectrum should be auctioned। तो वो तो जितने भी एग्जिस्टिंग ऑपरेटर्स थे उनको अपने लाइसेंस रिन्यू करने के लिए दे रीबिड नीलाम में, और जो वर्णाक्रम मिला, जितने भी बैंडविड्थ मिला, वो कई बार उनके एग्जिस्टिंग बैंडविड्थ का नहीं था, वो नए बैंडविड्थ आ गए। अब इनका सिंक्रोनाइजेशन करना बहुत ही मुश्किल काम है कि माइग्रेटिंग ऑन अ लाइव नेटवर्क from old frequencies to new frequencies, this has never been done anywhere in the world, and this is entirely because of government stupidity. The government just imposed these conditions because they're scared of scams. Now this has never been done in the world. That is why Delhi, Bombay, Chennai, you are having extreme, and Calcutta you are having इसीलिए आप कह रहे हैं कि जिस तरह से टेलीकॉम कंपनीज को मेंटेनेंस करनी चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, it is not. It is very difficult technologically to be done. It has never been done in the world anywhere else. ठीक है, that on a live network you are migrating frequencies. और मैं कह सकता हूँ कि इत्तेफाक रखता you have a problem called geometric. You have a technological limitation called geometrical frustration, where you beyond a certain number of towers it becomes impossible to synchronize the network. ठीक है, हाँ। ऑपरेटर्स के पास सेम जो स्पेक्ट्रम वो यूज कर रहा था उसको बिड के द्वारा स्पेक्ट्रम वो ले सकता था, ये ऑप्शन थी। उसने चूज किया कि ये स्पेक्ट्रम बैंड हमको महंगा पड़ रहा है, दूसरा सस्ता पड़ रहा है,
उसको नीलामी में ले लें, तो ऑपरेटर ने ही चूज किया, गवर्नमेंट की स्टुपिडिटी नहीं थी ये। गवर्नमेंट ने तो चाहा कि जो भी गवर्नमेंट ने उसको वो ऑप्शन दिया, ठीक है। तो ऑप्शन में उन्होंने क्या चूज किया जो उनको नहीं, सुविधा। जितनी मेरी समझ में आया कि प्रसाद साहब कह रहे हैं कि बेसिकली जिस फ्रीक्वेंसी से उसको स्विच ओवर करना है वो तकनीकी तौर पर बहुत मुश्किल है। इसलिए अभी ये सारे लोग ना, इनके कुछ नहीं समझ में आ रहा है। आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना? अगर आ रहा है तो हाथ खड़े के बताइएगा, भाई आपका प्रोग्राम है। मैं चाहता हूं कि आप लोग समझें, नहीं तो प्रोग्राम करने का मकसद बेकार हो जाएगा। वो ये कह रहे हैं कि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पूरी तरह से नहीं हो पाया, नहीं, या संभव नहीं था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी। It is a very difficult thing to do, and beyond a certain number of towers, it is अभी impossible जो to मेन इनको synchronize. प्रॉब्लम क्या आ रही है, जो हम लोग सफ़र कर रहे हैं, जो कंज्यूमर सफ़र कर रहा है, वो पिछले 1.5 साल से 2 साल से जैसे इन्होंने डाटा कंज्यूमर्स लोड करना शुरू किया अपने नेटवर्क पे, नेटवर्क टोटली कोलैप्स कर गया। मेरी पतली सी बाहें हैं, मैं अगर 200 किलो का वेट उठाना चाहूँ नहीं उठा सकता। पहलवान हूँ, पहले बनना पड़ेगा, पहलवान बनना पड़ेगा तभी 200 इसलिए कहा कि ये 2 साल की समस्या है, खास तौर पर 2 साल की फोकस समस्या। हाँ सर, नहीं, मैं बोल रहा था कि दिल्ली एंड बॉम्बे नेटवर्क्स आर ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। जैसे दुआ साहब भी बोल रहे थे कि अबाउट द internationally towers are built to gear for 400 subscribers. Now in Delhi and Bombay, they're actually on average taking about 5,000 to 6,000 subscribers per tower. And in Hoskas, places like Hoskas, it is 30,000 subscribers. Delhi network is on the verge of collapse. ऑपरेटर ने विद ऑल आके बोला सर, है आप लोगों को, आप सभी लोगों को विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हाथ जोड़कर मैं कोशिश कर रहा हूं उसको सरल करने की। ठीक। पहली बात आप लोगों ने कही, आप सब लोगों ने, टेलीकॉम कंपनी का कोई नुमाइंदा नहीं है यहाँ पर, आपने कहा कि मेंटेनेंस का मुद्दा है, ठीक है। दूसरी बात सर आपने कही कि टावर जहां विश्व में कहीं भी आसानी से लग सकते हैं, यहाँ लगाना बहुत मुश्किल है। यही कहा ना आपने, क्लियरेंसेस का मसला, यहाँ लगाना मुश्किल है, साइट अवेलेबिलिटी नहीं है। तीसरी बात ये निकल के आ रही है कि जो नए बिड हुए उसमें जो फ्रीक्वेंसी किसी ने ली उसका ट्रांसफर बहुत मुश्किल है। अब कुल मिलाकर हो क्या रहा है, जितनी मेरी समझ है, मैं बार बार कहूंगा इस बात को, ये सबका प्राइस कंज्यूमर दे रहा है, राइट? ये है ना इशू, ठीक है। हाँ सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद मैं आऊंगा, मैं जनता के पास सीधे आऊंगा, सवाल मैं देखना चाहता हूँ वो क्या पूछते हैं, क्योंकि उनको तो नहीं। कोलीग्स जो कह रहे थे, दोनों पार्टली दे आर करेक्ट। हाँ, रियली जो इशू है दैट इज, क्योंकि जो नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जिसको कि आपने एक बार लगा दिया एंड देन यू स्लीप ओवर इट, दैट इज नॉट द केस। आपको डायनेमिकली ईच डे यू हैव टू मॉनिटर कि नेटवर्क में व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। आपको फाइन ट्यून करने की आवश्यकता सर, है। एक बात जो आपके रिसोर्सेज हैं। सर एक बात पूछूं, जब ये कंपनियां जो हैं, हाँ जी, ये सार्वजनिक समाज सेवा में तो ये काम कर नहीं रही हैं, ये कंपनियां हैं, ये बिजनेस है, तो क्या हम ये समझें, मुझे नहीं पता इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि वो री इन्वेस्ट नहीं कर रही इसमें बेहतरी के लिए, क्योंकि ये बिजनेस है, आखिरकार उनको इसमें आमदनी करनी है। ये एक वो सोच रहे हैं कि आदत पड़ गई है, कंज्यूमर्स को आदत पड़ जाएगी झेलने की, ये चलता है, ऐसे क्वालिटी चलती है। अब मैं जानता हूं आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तकनीकी विषय है, जनता तो सिर्फ ये जानना चाहती है, भाई वो बात कर रही है तो उसको बात करने दीजिए ना, बात करने के पैसे ले लीजिए, उसको बात करने, वो टावर कहाँ लगा कहाँ नहीं लगा। हाँ, रेडिएशन का एक गंभीर मसला है, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कंपनीज री इन्वेस्ट कर रही हैं, सरकारों की तरफ से क्या क्या अनुमतियां हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ साफ कहा है कि एट द मोमेंट, आज की स्थिति में कोई हर्जाना देने की जरूरत नहीं है कंपनीज को। तो मैं देखना चाहूंगा लोग क्या सवाल पूछते हैं, उनको क्या लगता है, क्योंकि देखिए मेरा अंत में मैंने 3 सवाल आपके सामने रखे थे, उसमें से आखिरी सवाल तो ये था ना कि कंज्यूमर की कितनी गलती है और ये समाप्त कब हो सकता है। जो पॉइंट आप कह रहे हैं कि आपने एक जगह जाकर, एक मुल्क में जाकर उसको समाप्त करके दिखाया, तो मैं वापस आ रहा हूं और देखूंगा इन लोगों के क्या सवाल है इस पैनल से।